जंगल में एक पेड़ पर कबूतर का प्यारा सा घोंसला था। घोंसले में रखी थी लाल लाल स्ट्रॉबेरी, जिन्हें कबूतर दूर से लाया था। उफ, आज कितना लंबा सफर तय किया। धूप में पंख जल गए, लेकिन चलो अब नदी में नहा लूंगा, फिर आराम से अपने घोंसले में बैठकर वो लाल लाल स्ट्रॉबेरी खाऊंगा। कितनी मेहनत से लाया हूँ मैं ये फल, बड़ी दूर के जंगल से। कबूतर अपने घोंसले से उड़कर नदी की ओर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गोरी को भी कबूतर के घर के पास जाकर, अरे वाह, कितनी लाल स्ट्रॉबेरी है, ये कबूतर खाकर क्या करेगा, मैं ही खा लेती हूँ। गोरी चुपचाप घोंसले में जाती है और स्ट्रॉबेरी खाने लगती है। मजा आ गया, कितनी मीठी है, मुंह में रस भर गया। अच्छा हुआ मैं आ गई, ये कबूतर तो बस उड़ता रहता है, क्या जरूरत है इसे इतनी सारी स्ट्रॉबेरी की, मैं ही खा लेती हूँ, कौन देख रहा है। तभी दूर से कबूतर आता है और गोरी को देख लेता है। अरे ये क्या कर रही है तू, मेरी स्ट्रॉबेरी खा रही है? मैं इतनी दूर से लाया था ये फल और तू चुपचाप आकर खा गई, शर्म नहीं आई तुझे? अरे वो मुझे लगा तू नहीं आएगा और फल पड़े पड़े सड़ जाएंगे। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। पद्मा जैन, मुमताज मिर्जा, विमला बिड़ला, कशिश भारती, भूमिका। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। तो मैंने सोचा खा लो। कबूतर एक डाली लेता है और गोरी को पकड़ने उड़ता है। गोरी भागती है मगर कबूतर उसे पकड़ लेता है। मेहनत से लाया था ये फल, अब तू कभी चोरी नहीं करेगी। माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे भूख लगी थी। कबूतर उसे छोड़ देता है और दुखी होकर दूर चला जाता है। एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं बची, अब रात भर भूखा रहना पड़ेगा, सब मिट्टी में मिला दिया इसने। एक पेड़ की डाल पर कालू कौवा आराम कर रहा है। तभी रोती हुई गोरी को भी वहाँ आती है। तू कबूतर के घोंसले में गई क्यों थी? मैंने कितनी बार कहा है किसी और के घोंसले से खाना मत उठाया कर। वो जो भी लाता है अपनी मेहनत से लाता है, तू हमेशा चोरी करती है। एक दिन तो मार पड़नी ही थी। ओह, तो अब तुम भी कबूतर की तरफदारी करोगे? वाह कालू वाह, तुम मेरे दोस्त हो या उसके वकील? गोरी, मैं तेरे दोस्त हूँ, लेकिन दोस्त वही होता है जो गलती पर टोके। अब ये पूंछ वाली मार तुझे याद रहेगी, अगली बार चोरी करने से पहले 100 बार सोचेगी। जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। रोज की तरह आज भी काले बादल गरज रहे थे। ठंडी हवा और बूंदों ने सब पक्षियों की नींद और चैन छीन लिया था। गोरी कौवी और कालू कौवा एक पुराने टूटे घोंसले में बैठे थे। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमारा घोंसला पूरी तरह भीग चुका है, अगर तेज हवा आए तो ये गिर भी सकता है। इंसान कितने भाग्यशाली होते हैं, उनके पक्के घर होते हैं, मोटी छत होती है और एक हम है, 2 तिनकों से बना घर, और वो भी बारिश में टूट जाता है। चलो कोई नया ठिकाना ढूंढते हैं, कम से कम बारिश से तो बच सके। दोनों बारिश में नए घर की तलाश में उड़ जाते हैं। जंगल में खोजते हुए उन्हें एक पुरानी इंसानी ट्रेन दिखाई देती है। ये क्या है? ये तो दरवाजा है, लगता है कोई घर है अंदर। चलो खोल कर देखते हैं, बहुत दिनों बाद कुछ नया मिला है। दोनों दरवाजा धक्का देकर खोलते हैं। वो दरवाजा किसी इंसानी ट्रेन के पुराने डिब्बे का था। शायद सालों पहले यहाँ आकर गिरा था और अब घास ने उसे ढक दिया था। दोनों अंदर जाते हैं। अरे ये तो इंसानों की चीज लगती है, बहुत मजबूत है। अब यहीं रहेंगे, अब कोई परेशानी नहीं। खाना लाओ, खाओ और आराम करो। हमारी तो बारिश में भी मौज हो गई। दोनों हंसते हैं और ट्रेन के डिब्बे के अंदर घुस जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। कालू और गोरी अब उस पुराने डिब्बे को अपना घर बना चुके थे, मगर जंगल के बाकी पक्षी अब भी बारिश से जूझ रहे थे। रानो बहन, कहाँ जा रही हो? कुकू को तेज बुखार है, उल्लू वैद को बुलाने जा रही हूँ। तुम वापस जाओ, मैं वैद को लेकर आता हूँ। बंटी कबूतर उल्लू वेद के घर जाता है और वेद को लेकर आता है। घोंसले में पानी है, ऊपर से बारिश, बच्चे को बुखार तो आएगा ही। मैं रात भर घर का पानी बाहर फेंकती रही, पर बारिश रुक ही नहीं रही, तो मैं क्या करती? ये दवा दे दी है, लेकिन सुरक्षित जगह पर ले जाओ, वरना बुखार लौट आएगा। तेज बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। ठंडी हवा ने जंगल के कोने कोने को कंपा दिया था। रानो, चिड़िया और उसके बच्चे कुकू और गुड़िया कबूतर के साथ भीगते हुए उस जंग लगे रेल के डब्बे तक पहुंच गए। कोई है अंदर?
हम बस कुछ देर बारिश से बचना चाहते हैं। डब्बे का दरवाजा जाम हो चुका था। रानो ने अपने पंखों से जोर लगाया। तभी ट्रेन की खिड़की से कालू गोरी उन्हें टोकते हैं। गोरी प्लीज दरवाजा खोलो, बच्चा बहुत बीमार है, उसे बुखार है, हमें अंदर ले लो, मैं भीख मांग रही हूँ तुमसे। यहाँ जगह मुफ्त में नहीं मिलती रानो। जंगल की बारिश में छत की कीमत होती है, कुछ देना पड़ेगा। कबूतर सामने आता है, अपनी भीगी पोटली सामने रखता है। मेरे पास ये भोजन की पोटली है, दिन भर की मेहनत से इकट्ठा किया है। इसमें बाजरा, थोड़े बीज और सूखे फल हैं। इसे ले लो, पर रानो और उसका बच्चा अंदर आ जाएं। ठीक है, रानो अंदर आ सकती है, लेकिन कबूतर तुम नहीं। हम कोई धर्मशाला नहीं चला रहे हैं। जितना भोजन लाओगे उतनी ही जगह मिलेगी। यहाँ दया नहीं बिकती। रानो अपने बीमार बच्चे अरु गुड़िया को लेकर अंदर चली जाती है, पर उसकी आंखें कबूतर की ओर देखती रहती हैं, जो बाहर भीगता हुआ खड़ा है। माफ करना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहती थी। कबूतर बारिश में भीग रहा था। रानो चुपचाप खिड़की से देख रही थी। गोरी, इसे अंदर बुला लो, ये बीमार पड़ जाएगा। नहीं, ये मुझे डंडे से बहुत पीट चुका है। मर जाए तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लिया, ये रेल डब्बा अब तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए नहीं है। यहाँ नियम हम बनाते हैं। बंटी कबूतर को झाड़ियों के पास में एक बड़ा मटका दिखता है। कबूतर मटके के अंदर चला जाता है और वहीं सो जाता है। अगली सुबह अचानक दूर से एक भारी ट्रक की आवाज सुनाई देने लगी। घर घर करती हुई ट्रॉली आकर रुकी। 3 कबाड़ी वाले उतरे। यही है, उठा लो। कबाड़ी वाले रेल का डब्बा ट्रक पर लाद कर ले जाते हैं। रानो बहन, आ जाओ। कोको कैसा है? अब ठीक है, धन्यवाद कबूतर भैया। रानो और कोको मटके घर में चले जाते हैं। कोरी कोवी, तुम भी आ सकती हो, मैं बदला नहीं लेता। सॉरी कबूतर, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम अच्छे पक्षी हो। फिर सभी पक्षी मिलकर मटके के घर में रहते हैं। प्यार और समझदारी के रानो चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल में बैठी हुई थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। तभी रानो की नजर काली काली एक चीज पर पड़ती है। जब रानो उस काली सी चीज के पास आती है तो देखती है कि वो तो एक कौवा था, जो कि घायल अवस्था में पेड़ से बंधा हुआ था। मुझे बचा लो चिड़िया, मुझे मरने से बचा लो। कौवे, आपको ऐसे किसने घायल अवस्था में इस पेड़ से बांध दिया है? वो उल्लुओं ने मुझे बहुत मारा और मेरे सारे पैसे लेकर भाग गए और मुझे इस पेड़ से बांध गए। बहुत दुष्ट थे वो सब। तुम्हारे पैसे भी छीन कर ले गए, फिर तुम्हें उन्होंने इस पेड़ से क्यों बांध दिया? वो मुझे इसलिए यहाँ बांध गए ताकि मैं यहाँ तड़प तड़प कर मर जाऊं और किसी को कोई बात ना बता पाऊं। कौवे, मैं तुम्हें अपने घर ले जाती हूँ और जब तक तुम ठीक ना हो जाओ तुम मेरे घर रहना। फिर चिड़िया कालू कौवे को उठाकर उसे अपने घर ले आती है और उसकी मरहम पट्टी कर देती है। मुझे लगता है कि आपके पंख की हड्डी टूट गई है। मैं आपके लिए भोजन भी ले आती हूँ और डॉक्टर तोताराम को भी बुला लाती हूँ, वो आपकी हड्डी भी जोड़ देंगे। चिड़िया, आप कितनी अच्छी हो। अगर आप मुझे उस पेड़ से छुड़ा कर न लाती तो अब तक तो जालिम चीले मुझे खा गए होते। तुम चिंता ना करो, जब तक तुम ठीक नहीं होते मैं तुम्हें अपने घर से नहीं जाने दूंगी। चिड़िया, आपके इन अंडों से बच्चे कब तक निकलेंगे? अभी कुछ दिन बाकी है मेरे अंडों से बच्चे बाहर आने में। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो पहले कौवे के लिए भोजन की खोज करती है और फिर तोताराम को भी अपने साथ ले आती है। इनकी हड्डी जोड़ दी है, लेकिन अभी कुछ दिनों तक ये उड़ नहीं सकते। जब तक तुम्हारी हड्डी ठीक ना हो जाती तुम उड़ने की बिल्कुल भी कोशिश न करना और आराम करना। फिर तोताराम वहाँ से चला जाता है। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेरी माँ ने कालू रखा था। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। चुप कर जाए कालू भैया, आप चुप कर जाए और ये लो, ये भोजन खा लो। आप जब तक चाहे तब तक मेरे घर में रह सकते हो। फिर चिड़िया अपने घोंसले में और कौवा अपने घोंसले में सो जाता है और दूसरे दिन भूरा रानो चिड़िया को लेने आता है। चिड़िया बहन, चलें आज भोजन लेने, थोड़ा दूर जाना है। और ये कौवा कौन है? ये बेचारा बेबस कौवा है। किसी ने इसे मार मार कर पेड़ से बांध दिया था। जब मैंने इसे देखा तो मैं इसे अपने घर ले आई। मैं बहुत मुसीबत का मारा हूँ।
तुमने किसी का अंडा खा लिया होगा या फिर किसी पर जुल्म किया होगा। तुम कौवे होते ही ऐसे हो, तभी तुम्हें किसी ने सजा दी होगी। नहीं नहीं भैया, इसके पास पैसे थे, उन पक्षियों ने इसके सारे पैसे छीन लिए और इसे मार मार कर पेड़ से बांध दिया। ठीक है, चलो जो भी हो, आप चलो भोजन लेने। फिर चिड़िया और भूरा भोजन की खोज में चले जाते हैं। बहुत तेज है ये चिड़ा, इतना बड़ा इसका सर नहीं है जितना बड़ा इसका दिमाग है। बहुत समझदार समझता है अपने आप को। राणो और भूरा सारा दिन फिरते हैं। बारिश भी धीमी धीमी हो रही थी, लेकिन उन्हें कहीं पर भी भोजन नहीं मिल रहा था। चिड़िया बहन, आप मेरी मानो तो उस राह चलते कौवे को यहाँ से भगा दो। कहीं ऐसा ना हो कि वो ठीक होकर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दे। और मुझे तो तुम्हारे अंडे की भी चिंता हो रही है। भैया, वो कौवा अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता क्योंकि उसके पंख की हड्डी टूटी हुई है, तो वो मेरे अंडे को क्या खाएगा। इसलिए किसी दूसरे के बारे में ऐसे गलत शब्द सोचना अच्छी बात नहीं। हाँ वो तो है, हो सकता है कि ये मेरा वहम हो और सच में ही वो कौवा मुसीबत का मारा हो। नहीं कालू नहीं, अगर मैंने अभी इस चिड़िया के अंडे को खाया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। पहले मेरे पंख अच्छे से ठीक हो जाएं, फिर मैं इन अंडों को खाऊंगा। तब तक मुझे अपने आप पर काबू रखना होगा। घायल कौवा अपने घोंसले में लेटा चिड़िया के अंडों को घूरे जा रहा था और वो ये सब सोच रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। राणो चिड़िया बेचारी उस कौवे की हर तरह से मदद करती, उसे दवा पिलाती और उसकी मरहम पट्टी करती। कौवे भैया, आज भोजन थोड़ा ही मिला है, बस एक ही आम है, आप ही खा लो। मगर चिड़िया, आप क्या खाओगी? कालू, आप मेरी चिंता ना करें, मैं कल कुछ ढूंढकर खा लूंगी। फिर कालू आम खाने लगता है। अब कालू कौवा थोड़ा सा ठीक हो गया था। जब चिड़िया भोजन लेने के लिए गई हुई थी तो कालू कौवा चिड़िया के घर में थोड़ा उड़ता है। अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं उड़ भी सकता हूँ, अब मैं ठीक हो गया हूँ। ये कहकर कालू कौवा खुशी खुशी में उछलने लगता है और उछलते उछलते उसकी नजर फिर से चिड़िया के दोनों अंडों पर पड़ती है और वो अपनी पुरानी आदत से मजबूर था, उससे तो रहा ही नहीं जाता। वो एक चिड़िया का अंडा तोड़कर खा लेता है। अंडा खाने के बाद उसे ख्याल आता है कि वो चिड़िया को क्या जवाब देगा। मैं अब चिड़िया से क्या झूठ बोलूँगा। फिर उसी दिन भूरा और चिड़िया उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक कौवी रोती हुई दिखाई देती है। तब राणो उसके पास आकर उससे पूछती है, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रही हो? चिड़िया, मेरे 3 अंडे थे, लेकिन मेरे पति ने मेरे तीनों अंडे तोड़कर खा लिए। मैं अपने अंडों को याद करके रो रही हूँ। क्या भला कोई पक्षी अपने ही अंडों को तोड़कर कैसे खा सकता हो? कालू से मेरी दूसरी शादी हुई थी, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन कालू ने मेरे तीनों अंडे खा लिए। कालू का नाम सुनकर तो चिड़िया की जान ही निकल जाती है। क्या उसका नाम कालू है? वो तो मुझे एक पेड़ से घायल अवस्था में बंधा हुआ मिला था और वो तो मेरे घर पर है। चिड़िया, उसे मेरे भाइयों ने मार मार कर घायल करके उस पेड़ से बांध दिया था और वो इस लायक नहीं कि कोई उस पर नेकी करे। वो बहुत बुरा है। चिड़िया, जल्दी घर चलो, जल्दी चलो। फिर चिड़िया और भूरा जल्दी से घर आते हैं। जब चिड़िया घर आकर अपना एक अंडा टूटा हुआ देखती है तो वो रोने लग जाती है। चिड़िया, तुम मुझे गलत ना समझना। वो क्या है ना, मैं उठकर बैठने की कोशिश कर रहा था कि तभी मैं तुम्हारे इन अंडों पर गिर गया, जिस वजह से तुम्हारा एक अंडा टूट गया। मैं ना कहता था कि ये कौवा मुझे शक्ल से दुष्ट लगता है। ये कहकर चिड़िया और भूरा उस कौवे को बहुत मारते हैं। वो दोनों उसे इतना मारते हैं कि उसका पंख फिर से तोड़ देते हैं और फिर चिड़िया उसे फिर से उसी पेड़ से बांध जाती है। अब मैं यहाँ से कैसे बचूंगा? बारिश भी आने वाली है। तभी जोरों की बारिश होती है और शिकारी चील शिकार की तलाश में निकलते हैं और कालू कौवा को मारकर कहा जाते हैं। एक जंगल में 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही थी और पक्षी बारिश से परेशान होकर अपने अपने नारियल के घर में बैठे हुए होते हैं। फिर कुछ समय बाद बारिशें रुक जाती हैं और पक्षी अपने अपने घरों से बाहर निकलकर बैठ जाते हैं। अरे दोस्तों, पिछले 3 दिनों से तेज बारिशों के कारण हमने कुछ नहीं खाया, ना ही हमारे पास अनाज है और अभी बारिश रुक गई है तो हमें अनाज ढूंढने जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग भूख से मर जाएंगे। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो रानो, हमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, तो चलो हम सब लोग अनाज ढूंढने जाते हैं।
अरे रुको रुको चिड़िया, मेरे पास एक आइडिया है। यहीं जंगल के पास एक खेत है, उसमें मकई की खेती हुई है। तो चलो दोस्तों, वहीं मकई चोरी करने जाते हैं और खूब खाएंगे मकई और एक आध दाना घर भी ले जाएंगे। क्या कालू, मकई की खेती तो नहीं। कालू कौवे, हम लोग चोरी करने नहीं जाएंगे क्योंकि चोरी करना पाप है। हम लोग इधर ही ईमानदारी से अपने अपने लिए अनाज ढूंढेंगे और उससे अपना पेट भरेंगे। अरे रानो, तुम नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ, हम तीनों चले जाते हैं और मकई चोरी करेंगे और तुम्हारे लिए भी ले आएंगे। अरे कालू कौवे, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। क्या पता उन खेतों में कोई पक्षी पकड़ने के लिए जाल बिछाया हो। अरे चिड़िया, बस बस, तुम नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ। मैं तो उस खेतों से कई बार आ चुका हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर दोस्तों, चलो हम लोग चलते हैं मकई खाने के लिए। फिर तीनों पक्षी वहाँ से मकई खाने के लिए चले जाते हैं। फिर तीनों पक्षी उड़ते उड़ते उस मकई के खेत में पहुँच गए और उस खेत को देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे अरे दोस्तों, देखो देखो कितने सारे मकई हैं। चलो नीचे उतर जाते हैं और मकई खाने का मजा लेते हैं। फिर तीनों पक्षी उस खेत में उतरकर मकई खाने लगते हैं। अरे वाह वाह कालू कौवे, तुमने तो कमाल ही कर दिया। क्या खेत है और मकई कितने मीठे मीठे हैं। खाने में तो मजा ही आ गया। मैं तो पेट भर कर खाऊंगी और घर भी ले जाऊंगी। अरे हाँ हाँ लाडो, मैं तो कई बार आ चुका हूँ। जितना मन है उतना खाओ, क्योंकि यहाँ कोई खतरा नहीं है। फिर तीनों पक्षी मकई खाने में मगन हो जाते हैं और उधर से दो चील चिल्लाते हैं। अरे अरे पक्षियों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे चील, दिख नहीं रहा है तुम्हें? हम लोग मकई खा रहे हैं। तुम भी खाओगे तो आओ। तुम तो मांस खाते हो, दाना क्या खाओगे? अरे पक्षियों, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यह खेत हमारा है, इसमें मकई की खेती मैंने की है। तुम लोग यहाँ किससे पूछकर मकई खाने आए हो? अरे चील जी, ये तुम्हारा खेत है, हम लोगों को पता नहीं था। चलो तो ठीक है, अब हम जा रहे हैं। फिर दोनों चील एक दूसरे से चुपके से बात करते हैं। अरे अरे सुनो सुनो चील दोस्त, बहुत दिन हो गए हैं, हमने किसी चिड़िया का मांस नहीं खाया है। तो इन लोगों को और मकई खाने देते हैं, फिर बहला फुसलाकर इन्हें मार कर खा जाएंगे। ओए ओए, ठीक कहा चील। इन लोगों को और लालच देता हूँ, फिर बाद में मार कर खा जाएंगे इन्हें और अपनी भूख मिटाएंगे। अरे अरे पक्षियों सुनो, ये तो मेरा खेत है और जितना जी चाहता है उतना मकई तुम लोग खा लो, क्योंकि मैं कुछ नहीं करने वाला। खाओ पक्षियों, खाओ, पेट भर खाओ। फिर और क्या, तीनों पक्षी फिर से खाने में मग्न हो जाते हैं। वो उन दोनों चीलों की बातें में आ जाते हैं। फिर और क्या, दोनों चीलों ने जैसे सोचा था वैसे ही किए। उन दोनों ने तीनों पक्षियों को पकड़कर रस्सी से बांध दिया। अरे अरे चील जी, छोड़ो छोड़ो हमें। आपने तो ये बोला था जितना मन चाहे उतना खा लो, तो फिर आपने हमें क्यों बांध दिया? अरे 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 चील, अरे छोड़ो छोड़ो चील, हमें छोड़ दो, तुम तो अपनी बात से मुकर रहे हो। अरे कालू कौवे, अब कोई फायदा नहीं। अब तुम तीनों पक्षियों को हम दोनों चील तुम्हें मार कर खा जाएंगे। तुमने वैसे भी हमारा कितना मकई खाया है, तो उसका हिसाब भी तो चुकता करना होगा। फिर दूसरी तरफ राणो चिड़िया को अपने दोस्तों की चिंता हो रही थी। अरे अरे, बहुत देर हो गई है पर ये तीनों दोस्त अभी तक नहीं आए, कुछ तो गड़बड़ है। फिर राणो चिड़िया उड़ते उड़ते वो मकई के खेत के पास आती है और देखती है, अरे बाप रे, ये रहे तीनों दोस्त। किसी ने रस्सी से बांध के रख दिया है इन्हें। मुझे तो लगता है कि ये लोग चोरी करते पकड़े गए, तभी इन लोगों को बांध कर रख दिया है। चलो मैं जाती हूँ इन लोगों को छुड़ाने, आखिरकार है तो ये सभी मेरे दोस्त। फिर राणो चिड़िया वहाँ जाकर उन सब की रस्सी खोल देती है। फिर तुरंत वो सभी पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। रानो बहन, तुमने तो हम लोगों को बचा लिया, नहीं तो आज वो दोनों चील हमें खा ही जाते। अच्छा, मैंने तो पहले ही बोला था कि चोरी करोगे तो फंस जाओगे। हाँ राणो बहन, मैं तो कभी भी चोरी नहीं करूँगी। आज तो बाल बाल जानी बची हैं। इस कालू ने मरवा ही दिया होता आज हम सबको। वो तो आप सही समय पर आ गई और आपने हमारी जान बचा ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सभी पक्षी अपने घर चले जाते हैं।
ओह माय गॉड, ये पक्षी कहाँ गए? किसने ये रस्सी खोली? मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। एक तो हमारी मकई खाई, ऊपर से भाग गए। फिर दोनों चील अगले दिन उन पक्षियों की तलाश में निकल जाता है। बाप रे, ये चील पहली बार हमारे जंगल में दिख रहे हैं। कहीं ये वो मकई खेत वाले तो नहीं? ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। छोटे, कहीं नजर नहीं आ रहे पक्षी, कैसे पता लगाया जाए उनका? ओए कोई बात नहीं, वो कालू बहुत लालची है, वो दोबारा जरूर आएगा। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू पानी पीने गया हुआ था। वही दूर से वो चील दूरबीन से उस पर नजर रखे हुआ था। आ जाएगा शिकार रात में। बेटा, कहाँ भागेगा आज? चील भाई, भैया मुझे बख्श दो, मैं अब कभी तुम्हारे खेतों में नहीं जाऊंगा। खेतों को छोड़, तू तो अब मेरे पेट में जाएगा। जैसे से ही चील उस पर झपटा मारता है, वो कौवा वहाँ से भागने लगता है। कौवा आगे आगे और चील पीछे पीछे। वो भागकर सीधा अपने नारियल के घोंसले में घुस जाता है। चील उस नारियल घर को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो तोड़ नहीं पाता। ये तो बहुत मजबूत घर है, नारियल का है, बच गया आज फिर। वो चील थक हार कर वहाँ से चला जाता है। फिर कालू सीधा रानो चिड़िया के घर पर जाता है। रानो बहन, आज फिर तुमने मेरी जान बचा ली उन जालिम चील से। वो कैसे? वो आज चील मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गए थे। वो तो शुक्र है तुम्हारा जो तुमने नारियल का घोंसला बनाने की सलाह दी थी, नहीं तो आज मैं चील महाराज के पेट में होता। इसलिए कालू कहते हैं लालच बुरी बाला है। एक घने जंगल में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। उसी जंगल के एक नीम के पेड़ के टूटे फूटे घोंसले में रानो चिड़िया का बसेरा था। वो अपने उस टूटे हुए घोंसले में डरी सहमी परेशान बैठी हुई थी। हे भगवान, ये बारिश कब रुकेगी? मेरे पास तो बस रहने के लिए यही एक टूटा फूटा घोंसला है। अगर ये भी टूट गया तो मैं तो बेघर हो जाऊंगी और ऐसी तूफानी बारिश में कोई भी पक्षी मुझे आसरा नहीं देगा। ऊपर वाले जल्द से जल्द इस बारिश को रोक दे, मुझ पर रहम कर, मुझे बेघर होने से बचा ले। पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। तभी एक तेज तूफान आता है और रानो चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। वो बारिश में भीगने लगती है। क्यों भगवान, क्यों? आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आपने मुझे बेघर क्यों कर दिया? अब इस बारिश में कहाँ जाऊँ? ये कहकर रानो चिड़िया बारिश में भीगकर रोने लगती है। तभी उस नीम के पेड़ से आवाज आती है, रानो चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उस पेड़ की आवाज सुनकर रानो चिड़िया हैरान हो जाती है और उससे बोलती है, क्या तुम बोल सकते हो नीम के पेड़? पर कैसे? और तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। रानो चिड़िया, मैं कोई साधारण नीम का पेड़ नहीं हूँ, बल्कि जादुई पेड़ हूँ और मैं अपने जादू से कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें इस बारिश में घर की जरूरत है। रुको, मैं अभी तुम्हारी इस परेशानी को दूर कर देता हूँ। ये कहकर वो जादुई पेड़ अपने जादू से अपनी डाल पर एक चूड़ियों का घर बना देता है। उस घर को देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये चूड़ियों का घर तो बहुत सुंदर है। मैंने तो आज से पहले ऐसा घर कभी नहीं देखा। रानो चिड़िया, ये कोई आम चूड़ियों का घर नहीं है, बल्कि ये जादुई चूड़ियों का घर है। ये घर रोजाना तुम्हें रंग बिरंगी चूड़ियाँ देगा, जिसे बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। और ये चूड़ियों का घर तुम्हें बारिश और तूफान से भी बचाएगा। आओ रानो चिड़िया, आओ, तुम्हारा इस चूड़ियों के घर में स्वागत है। ये बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और उस चूड़ियों के घर में रहने के लिए चली जाती है। अगले दिन बारिश भी रुक जाती है। तब रानो चिड़िया उस जादुई चूड़ियों के घर से कहती है, सुनो जादुई चूड़ियों के घर, मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ दे दो ताकि मैं उन्हें बाजार में बेचने जा सकूं। ये सुनते ही जादुई चूड़ियों का घर उसे एक टोकरा रंग बिरंगी चूड़ियों का देता है। आज मैं पास वाले जंगल में ये सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बेचने जाऊंगी। हे ईश्वर, आज मेरी सारी चूड़ियाँ बिक जाए।
रानो चिड़िया अपना चूड़ियों का व्यापार शुरू करती है। वह आसपास के जंगलों में जाकर चूड़ियाँ बेचा करती थी और हर रोज उसकी चूड़ियाँ अच्छे से बिक जाया करती थी। और इधर दूसरी तरफ गोरी कौवी भी चूड़ियों का व्यापार करती थी, लेकिन ग्राहकों के साथ पर बुरे बर्ताव के कारण उसकी चूड़ियाँ नहीं बिकती थी। एक दिन, चूड़ी ले लो चूड़ी, सुंदर सुंदर हरी चूड़ी ले लो चूड़ी, टिकाऊ और ब्रांडेड चूड़ी ले लो। ऐसी चूड़ी जंगल के किसी कोने में नहीं मिलेगी, हमारी चूड़ी। तभी गौरी कौवी की आवाज सुनकर वहाँ लाडो चिड़िया आती है। अरे गौरी बहन, तुम्हारी चूड़ियाँ तो बड़ी सुंदर दिख रही है। कितने की है ये तुम्हारी चूड़ियाँ? लाडो बहन, 1 दर्जन चूड़ी में 20 गेहूं के दाने लगेंगे। बाप रे बाप, इतनी महंगी चूड़ियाँ। गौरी बहन, ये चूड़ियाँ सोने की थोड़ी ना, जो आपने इसके इतने भाव बढ़ा रखे हैं। हमारी चूड़ी जैसी चूड़ी पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेंगी। लेना है तो लो, नहीं तो भागो यहाँ से। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गरीब चिड़िया। तुमसे अच्छी तो रानो चिड़िया की चूड़ियाँ हैं, अच्छी और सस्ती, और तुम्हारी तरह वो अपने ग्राहकों को जलील नहीं करती। लाडो चिड़िया गुस्सा होकर रानो चिड़िया के पास चली जाती है। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ रंग बिरंगी टिकाऊ चूड़ियाँ, सस्ती चूड़ियाँ ले लो, 10 गेहूं के दाने के बदले 1 दर्जन चूड़ी ले लो। रानो चिड़िया की बातें सुन लाडो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वह अनाज के 10 दाने दे जाती है। शाम होने तक रानो की सारी चूड़ियाँ बिक जाती है और वह वहाँ से चली जाती है। ये देख गोरी कौवी उसे जला करती। कालू जी, देखो तो आज भी हमारी चूड़ी नहीं बिकी और रानो की सारी चूड़ियाँ बिक जाती है। हमें कुछ करना चाहिए, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ गौरी कौवी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस रानो चिड़िया का इलाज है मेरे पास। बस तुम आज रात का इंतजार करो, हम दोनों इसके घर जाकर इसकी सारी चूड़ियाँ चुरा लेंगे और अच्छे दाम में बेचेंगे। इससे हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा। हाँ हाँ हाँ। फिर रात होते ही कालू कौवा और गोरी रानो चिड़िया के घर में से सारी चूड़ियाँ चोरी करके ले जाते हैं। अगली सुबह, अरे मेरी सारी चूड़ियाँ कहाँ गई? हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी चूड़ियाँ कौन ले गया? अब मैं आज क्या बेचूंगी? इधर कालू कौवा और गोरी कौवी रानो चिड़िया की चूड़ियाँ चोरी करके बाजार में बेचने आ जाते हैं, पर इस बार भी उनके स्वभाव और बुरे बर्ताव के कारण उनकी चूड़ियाँ नहीं बिकती। कोई भी पक्षी उनसे चूड़ियाँ नहीं खरीदता और सब गोरी को 2-4 बात सुनाकर वहाँ से चले जाते। गोरी गुस्से में अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, इस बार तो हम रानो चिड़िया की चूड़ी बेचने लाए थे, फिर भी हमारी चूड़ी नहीं बिकी। जरूर रानो चिड़िया कुछ न कुछ टोटका करती होगी, तभी उसकी सारी चूड़ियाँ बिक जाती है। ये कहकर वो दोनों पति पत्नी अपने घोंसले की ओर चले जाते हैं और जाते ही देखते हैं कि उनके घोंसले पर आग लग गई होती है और पूरा घोंसला आग की लपटों में जल रहा होता है। ये देखकर कालू और गौरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऊपर वाले, ये क्या हो गया? हमारा ये घर कैसे जल गया? आग कैसे लग गई हमारे घोंसले में? अब हम कहाँ रहेंगे? और वैसे भी बारिश के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब चाहे बरस जाए। हम तो बेघर हो गए। तभी रानो चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे रानो बहन, कालू भैया, अपने आप को संभालो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना। आप दोनों मेरे साथ मेरे जादुई चूड़ियों के घर में रहना। तुम कितनी अच्छी हो रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी चूड़ियाँ चोरी की, इसी की सजा हमें मिल रही है। हमें माफ कर दो, हमने लालच में आकर पाप कर दिया। ये सुनकर रानो चिड़िया गोरी और कालू को समझाती है। देखा कालू और गोरी, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। खैर कोई बात नहीं, अब तुम सब पक्षियों से अच्छे से बात करना और सबकी इज्जत करना, देखना तुम्हारी चूड़ियाँ भी बिकने लगेंगी। ये कहकर रानो चिड़िया कालू और गोरी को अपने जादुई चूड़ियों के घर में ले आती है। फिर वो तीनों मिलकर चूड़ियाँ बेचने का व्यापार करते हैं और खुशी खुशी चूड़ियों के घर में रहने लगते हैं। भूरा चिढ़ा और उसकी पत्नी बहुत गरीब पक्षी थे। दोनों की उम्र भी हो चुकी थी। उनकी 2 बेटियां थीं, जिनका नाम रानो चिड़िया
और लाडो चिड़िया था। उन दोनों के माँ बाप अपने घर में ही मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने और घर की सजावट का सामान बनाते थे और भूरा चिड़ा जंगल में घूम घूम कर उन खिलौने को बेचा करता था। रेड लाइट होने पर जब हवाई मोटर रुकती तब भूरा चिड़ा अपने खिलौने बेचने के लिए उन हवाई मोटरों की ओर दौड़ पड़ता था और अपने खिलौने उन पक्षियों को बेचा करता था। तोता भैया ये खिलौने ले लो, मिट्टी के खिलौने हैं, हाथ से बने हुए। आप इन्हें घर में भी सजा सकते हो। ये बहुत ही मजबूत खिलौने हैं, साहब ले लो ना। अरे नहीं, नहीं चाहिए। पर ये खिलौने कितने का दे रहे हो? भैया जी 200 रुपए का है, ये खिलौना ले लो ना। इतना महंगा? इससे अच्छा तो मैं दुकान से खरीद लूंगा। वहाँ बहुत मजबूत और टिकाऊ अच्छे सामान मिलते हैं। तुम्हारे सामान की तो कोई गारंटी भी नहीं है। चलो भागो यहाँ से, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये बात सुनकर भूरा चिड़ा उदास हो जाता है। भूरा चिड़ा के लिए उन खिलौनों को बेचना एक चुनौती भरा काम था। उसे पक्षी देखना तो दूर अपना मुंह फेर लेते थे। अपनी पत्नी के बनाए हुए सामान को बेचने के लिए वो बहुत मेहनत करता था। इसी दौरान एक दिन भूरा चिड़ा सामान बेचने के लिए जल्दबाजी में रास्ता पार कर रहा था कि अचानक सामने से आ रही एक तेज रफ्तार हवाई मोटर ने भूरा चिड़ा को जोरदार टक्कर मारी और भूरा चिड़ा वही जमीन पर गिर गया। इस हादसे में भूरा चिड़ा की मृत्यु हो गई। भूरा चिड़ा की लाश जब घर लाई गई तो उसकी पत्नी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। भूरा चिड़ा की मौत के बाद उनकी दोनों बेटियां अनाथ हो गई। लाडो चिड़िया जोर जोर से रोने लगी और अपनी बड़ी बहन रानो चिड़िया से कहती है, मेरी बहन, मैं हूँ ना, तेरी बड़ी बहन हमेशा तेरे साथ है। मैं तेरा ख्याल रखूंगी, तुझे कभी भी माँ और पिताजी की कमी महसूस होने नहीं दूंगी। दीदी, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है जिससे हम अपना गुजारा कर सके। तू चिंता मत कर लाडो, माँ के बनाए हुए कुछ मिट्टी के खिलौने और सजावट के सामान रखे हैं जो बाबा ने बेचे नहीं। उन्हें बेचने से पहले ही माँ और बाबा हमें अकेला छोड़कर चले गए। हम उन सभी सामान को बेचेंगे और उनसे जो हमें पैसे मिलेंगे उससे हम अपना खर्चा चलाएंगे। तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया जंगल के किनारे बैठकर बचे हुए मिट्टी के खिलौने और सामान बेचने लगती है। उन दोनों बहनों को सामान बेचते हुए देखकर जंगल से गुजरने वाले राहगीरों का दिल पिघलने लगा और वो पक्षी रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया का सामान खरीदने लगे। ये सामान कितने का है चिड़िया, बताओ जरा। मेम साहब, सिर्फ 100 रुपए का है, ले लो ना। ये बहुत ही मजबूत, टिकाऊ, सुंदर सामान है और वो भी बहुत सस्ते दाम में। ये सुनकर गोरी उन दोनों अनाथ बहनों से कहती है, बहुत महंगा है ये सामान, मैं तो 50 रुपए ही दूंगी। ठीक है मैडम, आप इसे 50 रुपए में ही ले लीजिए। तभी वहाँ एक और पक्षी आता है और वो उनसे कहता है, अरे चिड़िया, ये खिलौना और ये बर्तन दो मुझे। ठीक है, ये लीजिए, आपके पूरे 100 रुपए हो गए। इस तरह से रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया की ठीक ठाक कमाई हो गई थी। शाम को दोनों बहन घर लौट कर आई तो रानो चिड़िया कमाए हुए पैसों को गिनने लगी। तभी उसकी छोटी बहन लाडो चिड़िया उससे बोलती है, दीदी, आज तो पूरे 300 रुपए की कमाई हुई है। मजा आ गया आज तो। बस ऐसे ही हमारी कमाई होती जाए तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। हमें फिर गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ लाडो, आज तो ठीक ठाक कमाई हो गई है, लेकिन इतने से पैसों में हमारा काम नहीं चलेगा। माँ के बनाए हुए सामान जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। फिर हमें जल्दी ही सोचना होगा कि सामान खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इसलिए तुम ज्यादा खुश मत हो, अभी हमारी परेशानी कम नहीं हुई है। रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। रानो चिड़िया ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर मकान मालिक भुल्ला चील खड़ा था। उसे देखकर दोनों बहनें घबरा जाती हैं। तभी वो मकान मालिक उनसे कहता है, अरे चिड़िया, तुम्हारे बाप ने पिछले 6 महीने का किराया नहीं चुकाया था और इस महीने का किराया भी बाकी है। बताओ मुझे, कब तक किराया चुकाने का इरादा है तुम्हारा? उन सब पैसों के हिसाब से 6 महीने का किराया 3000 होता है। तो मुझे कल शाम तक तुम दोनों बहनें 3000 रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारा सारा सामान ले जाऊंगा और घर खाली करवा दूंगा। समझी या नहीं?
ये सुनकर वो दोनों बहनें भुल्ला चील से विनती करने लगती हैं। सेठ जी, आपको तो पता है ना, हम अनाथ हो गए हैं। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे, वो भी इतनी जल्दी। आप हम पर रहम करो, हमें थोड़ा समय दे दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके आपका किराया जरूर चुका देंगे। आप फिक्र मत करो, बस हमें थोड़ी और मोहलत दे दो। तो ठीक है, तुम दोनों बहनें आज से ही शुरुआत कर दो। लाओ, आज के पैसे मुझे दो। जितने भी पैसे हैं तुम्हारे पास, सब मुझे दे दो। फिर भुल्ला चील रानो चिड़िया के हाथ से सारे पैसे छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। वो दोनों बेबस खड़ी खड़ी ये सब देखती रह जाती है। फिर दूसरे दिन लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया ने मिट्टी के खिलौने बेचकर जो भी कमाया वो भी जालिम चील ने किराए के नाम पर उनसे छीन लिया। ये देखकर वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाती है। दीदी, इस तरह से तो हम एक भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे? हाँ लाडो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कल उस मकान मालिक को आने दो, मैं उसे साफ साफ टुकड़े में मना कर दूंगी। हमारे पास उसको देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। वो दोनों बहनें ये सब बातें कर रही होती हैं, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और मकान मालिक फिर दोबारा उनके घर आता है। हाँ तो रानो चिड़िया, बताओ अब तुम्हारा क्या कहना है? इतने दिन हो गए, पैसों का इंतजाम हुआ है या नहीं? चील अंकल, अब कौन से पैसे? आप वैसे भी हमसे अब तक बहुत पैसे ले चुके हैं, बस अब और नहीं। अब हम आपको एक फुटी कोड़ी भी नहीं देंगे। आपको जो करना है कर लो। ये सुनकर भुल्ला चील आग बबूला हो जाता है। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे ना करेगी। देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। सुनो साथियों, जितना भी इनका सामान है उसे उठाकर घर से बाहर फेंको। और हाँ, उसके बाद इन दोनों अनाथ बहनों को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो। ये सुनकर भुल्ला चील के साथी पक्षी उन दोनों का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं और उन दोनों को भी घर से बाहर निकालने लगते हैं। मालिक रहम करो हम पर, हमें इस घर से बाहर मत निकालो। अभी बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने के लिए कोई आसरा भी नहीं है। मगर भुल्ला चील उन दोनों बहनों की एक भी नहीं सुनता और उन दोनों अनाथ बहनों को बारिश में बेघर कर देता है। वो दोनों बारिश में भीगती हुई रोती बिलखती एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। दीदी, अब हम क्या करेंगे? इस बारिश में हमें कोई आसरा भी नहीं देगा। हम कहाँ जाएंगे? लाडो, तू परेशान मत हो, भगवान हमारी सहायता जरूर करेंगे। वो हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। तभी उन दोनों बहनों को किसी पक्षी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो बारिश में भीगती हुई उस आवाज के पीछे जाती है। वो वहाँ जाकर देखती है कि एक पिंजरे में एक चिड़िया कैद है और वो मदद की गुहार लगा रही है। लाडो और रानो चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे उसे आजाद कर देती है और वो चिड़िया बाहर निकलकर एक सुंदर सी परी में बदल जाती है। उसे देख दोनों बहनें दंग रह जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो एक जादुई परी है। हाँ, मैं एक जादुई परी हूँ और तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे इस पिंजरे से आजाद किया। और तुम परेशान मत हो, मैं तुम दोनों बहनों की सारी परेशानी जानती हूँ और मेरे पास उसका उपाय भी है। सच में परी जी, आप जानती हैं हम दोनों बहनों के पास रहने के लिए कोई आसरा नहीं है और इस बारिश में हम ऐसे ही भीगते रहे तो हम बीमार पड़कर मर जाएंगे। लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया, तुम दोनों की इस परेशानी का हल है मेरे पास। ये कहकर परी अपने जादू से वहाँ पर एक जादुई बैंगन का घर बना देती है जो दिखने में बहुत सुंदर था। उसे देखकर वो दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, ये बैंगन का घर तो बहुत सुंदर है। ये कोई साधारण बैंगन का घर नहीं बल्कि जादुई बैंगन का घर है। इस घर में तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर चीज मिलेगी और ये जादुई बैंगन का घर तुम्हें बारिश और तूफान से भी बचाएगा। जाओ, अब तुम दोनों इस बैंगन के घर में आराम से रह सकती हो। ये सुनकर वो दोनों बहनें बहुत खुशी होती हैं और परी का धन्यवाद करके उस जादुई बैंगन के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।
गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का एक बड़ा सा जहाज तैर रहा था। जहाज में एक शिकारी चील खड़ा होकर दूरबीन से चारों ओर देख रहा था। जब वो चील दूरबीन से देख रहा था तभी उसने देखा कि रानो चिड़िया का पैर मछली पकड़ने के जाल में फंस गया है और वो उड़ नहीं पा रही है और मदद की गुहार लगा रही थी। कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे कोई, मैं इस जाल में फंस गई हूँ, बचाओ बचाओ कोई मुझे बचाओ। तभी वहाँ एक जलपरी आती है और वो रानो चिड़िया से कहती है, चिंता मत करो मेरी दोस्त, मैं तुम्हें जाल से मुक्त कर देती हूँ। तुम घबराओ नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी, जो तुम मेरी मदद करने यहाँ पर आई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। तभी उसी वक्त शिकारी चील की नजर जलपरी पर पड़ती है और वो अपने साथियों से कहता है, अरे वाह, ये तो जलपरी है। मैंने सुना है ये जलपरी जहाँ रहती हैं, वहाँ बहुत सारे हीरे मोती जमा करके रखती हैं। मैं जल्दी से जाल लेकर इसका पीछा करता हूँ और इसे अपने जाल में पकड़ लेता हूँ। मजा आ जाएगा। फिर शिकारी चील ने अपने साथी पक्षी को बुलाया और सारी बात बताने के बाद वो खुद जलपरी का पीछा करने चला जाता है और जलपरी का पीछा करते हुए समुद्र के नीचे जाकर देखता है कि जलपरी एक समुद्री सीपी में बैठी हुई है। तभी शिकारी चील दूर से एक जाल फेंक के उसे पकड़ लेता है और बहुत सारे हीरे मोती लेकर अपने जहाज में लौट आता है। फिर जलपरी को एक पिंजरे में बंधी बनाकर घर ले आते हैं। तभी रानो चिड़िया जलपरी को ले जाते हुए उन शिकारी चील को देख लेती है। अरे ये क्या, मेरी दोस्त जलपरी को दोनों शिकारी चील ने पकड़ लिया है। जलपरी ने आज ही मुझे मछली पकड़ने की जाल काटकर मेरी जान बचाई थी और अब वो खुद जाल में फंस गई है। मुझे उनको बचाना चाहिए, पर ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती क्योंकि वो सारे शिकारी चील बहुत ताकतवर है। इसीलिए मुझे अपने पक्षी दोस्तों से मदद लेनी होगी। फिर रानो चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है और पक्षियों के झुंड में जाकर सारी बातें बताती है। तभी लाडो चिड़िया उनसे कहती है, तुम चिंता मत करो रानो चिड़िया, जलपरी ने तुम्हारी जान बचाई है, यानी हमारी दोस्तों की जान बचाई। इसलिए उस जलपरी की जान बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर कोई न कोई हल जरूर निकाल लेंगे। तभी हरिया तोता उनसे कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा लाडो चिड़िया, हम रानो चिड़िया के साथ हैं, लेकिन जलपरी है कहाँ? पहले हमें उसे ढूंढना होगा, तभी हम उसकी मदद कर पाएंगे। क्या तुम्हें पता है रानो चिड़िया, जलपरी को वो शिकारी चील कहाँ ले गए हैं? नहीं दोस्तों, मुझे कुछ भी नहीं पता वो शिकारी चील उस जलपरी को कहाँ ले गए। फिर कालू कौआ उन सब पक्षियों से कहता है, तो फिर साथियों देर मत करो, चलो सब जल्दी चलो, हमें वक्त रहते उन्हें बचाना होगा। फिर सब पक्षी मिलकर जलपरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जलपरी का कोई पता नहीं चलता। फिर सभी लौटकर वापस जंगल आ जाते हैं। तभी कालू कौआ कहता है, हमें तो जलपरी कहीं नहीं दिखी। हाँ, हमें भी कहीं नहीं दिखी, लेकिन हम ऐसे चुपचाप बैठ नहीं सकते, हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया, अब तुम ही कुछ करो ना। हरिया भैया, मुझे लगता है कि केवल लाल परी ही हमें इस समस्या का उपाय बता सकती है। तो फिर ठीक है रानो चिड़िया, चलो हम सब लाल परी के पास चलते हैं और उनसे इस परेशानी का हल पूछते हैं। उसके बाद सब पक्षी मिलके लाल परी के पास जाते हैं और वहाँ जाकर वो लाल परी से कहते हैं, लाल परी, अरे ओ लाल परी, तुम कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, हमें तुमसे बहुत जरूरी काम है। फिर लाल परी अपने घर से बाहर आती है। क्या बात है रानो चिड़िया, तुम मुझे क्यों बुला रही हो और तुम सब एक साथ? क्या कुछ हुआ है क्या? हाँ लाल परी, हमारी दोस्त जलपरी को 2 शिकारी चीलों ने पकड़ लिया है और हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तुम जलपरी को ढूंढने में हमारी मदद करो ताकि हम उसे उन जालिम चील से बचा पाए। ये सब सुनकर लाल परी उन सब पक्षियों से कहती है, अच्छा ठीक है, तुम सब मेरे साथ आओ, मैं जलपरी को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। उसके बाद सब पक्षी लाल परी के साथ जाते हैं और लाल परी एक तालाब के पास रुकती है। फिर अपनी जादुई छड़ी को पानी में स्पर्श करती है। तभी वह पानी की तरफ देखकर कहती है, जलपरी को दोनों शिकारी चील ने एक बड़े से पिंजरे में बंधी बनाकर रखा है और वो दोनों जलपरी को उसके घर से पकड़कर लाए थे और जलपरी के घर से उन्होंने बहुत सारे हीरे मोती और बहुत सारे अनमोल रत्न चुरा कर लेकर आए थे और अभी वो दोनों जालिम चील जलपरी से कह रहे हैं,
सुनो जलपरी, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारे हीरे मोती का खजाना है। हमें सिर्फ उस जगह के बारे में बता दो, हम वहाँ से सारा खजाना लेकर आ जाएंगे, क्योंकि हमें खजाने से मतलब है, ना कि तुमसे। हम तुम्हें छोड़ देंगे, बस हमें जो चाहिए वो तुम हमें बता दो। शिकारी चील, तुम गलती कर रहे हो। ऐसी कोई जगह नहीं होती। बस मुझे जितना खजाना मिला था वो सब तो तुम लेकर आ गए हो। अब छोड़ दो तुम मुझे। अगर तुम हमें उस जगह के बारे में बता दोगी तो हम तुम्हें इस कैद से मुक्त कर देंगे, नहीं तो तुम्हें बेच हम माला माल हो जाएंगे, समझी तुम? देखो पक्षियों, उन्होंने जलपरी को बेचने की धमकी दी है और कल सुबह होते ही वो दोनों जंगल के पास वाले बाजार में जलपरी को बेचने के लिए लेकर जाएंगे। बस तुम लोगों के पास कल का समय है उस जलपरी को बचाने का। ये सुनकर रानो चिड़िया उनसे बोलती है, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। अगर तुम सब राजी होते हो तो वो प्लान कामयाब हो पाएगा, लेकिन इसमें बहुत खतरा भी है। तभी लाडो चिड़िया रानो चिड़िया से बोलती है, हाँ हाँ रानो चिड़िया, हम सब आपके साथ हैं। बोलिए क्या करना होगा हमें। हम अपनी जान पर खेलकर भी उस मासूम जलपरी को बचाएंगे। हाँ रानो चिड़िया, लाडो चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। हम सब आपके साथ हैं। बोलिए क्या करना होगा। फिर रानो चिड़िया ने सभी पक्षियों को पूरा प्लान बताया और उसी प्लान के मुताबिक अगले दिन सुबह होते ही सभी पक्षी मिलकर बाजार के पास एक बड़े से पेड़ पर बैठे रहते हैं। फिर दोनों शिकारी चील जलपरी को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद प्लान अनुसार सबसे पहले रानो चिड़िया जलपरी के पास आती है। जलपरी, तुम कैसी हो? तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। रानो चिड़िया को वहाँ देखकर जलपरी बहुत खुश होती है। मैं ठीक हूँ रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ आई। अच्छा सुनो जलपरी, हम सब पक्षी मिलकर तुम्हें बचाने आए हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी यहाँ तुम्हारे पिंजरे के पास आएंगे और इस पिंजरे को तोड़कर वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है, तुम समझ गई? ठीक है रानो चिड़िया, मैं सब समझ गई। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर रानो चिड़िया के प्लान के अनुसार मयूरी मोरनी दोनों चीलों के पास जाकर उनके सामने अपने पंख फैला के नाचने लगती है। वो शिकारी चील उसे देखकर कहते हैं, अरे ये मोरनी कहाँ से आ गई? कितनी सुंदर है ना ये मोरनी। फिर प्लान के अनुसार हरिया तोता और बंटी कबूतर जाकर उस पेड़ के डाल पर बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं। अरे तुमने देखा बंटी, ये मोरनी मोर कितनी सुंदर है और कितना सुंदर नाच रही है। हाँ हरिया तोता, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। ये नाच देखकर तो मेरा दिल भर आया। सुना है मोर के पंख भी बाजार में बहुत कीमती हैं। मोर के पंख से बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। ऐसा क्या बंटी? मैंने तो नहीं सुना था। अगर ये बात है तो फिर तो जिसके पास ये मोरनी होगी वो तो बहुत अमीर होगा। ये बात सुनकर शिकारी चीलों के कान खड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या बोल रहे हैं ये दोनों? मोर का पंख भी अच्छे दामों में बिकता है। अरे आज का दिन तो बहुत अच्छा है भाई। अब इस मोर को भी पकड़ेंगे और इस मोर और जलपरी दोनों को बेचकर हम माला माल हो जाएंगे। चल तू उस तरफ से मोर को घेर, मैं इस तरफ से घेरता हूँ। फिर दोनों शिकारी चील उस मोर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी पीछे की तरफ प्लान के अनुसार कालू और गोरी पिंजरा तोड़कर जलपरी को बाहर निकाल लेते हैं और उसे लेकर हवा में उड़ जाते हैं। वहीं दूसरे प्लान के अनुसार उल्लू आवाज निकालकर कहता है, भाग जाओ मयूरी, भाग जाओ, हम सब भी जा रहे हैं यहाँ से, तुम भी भाग जाओ। फिर सभी पक्षी एक साथ उड़ जाते हैं और समुंदर के किनारे पहुंचकर जलपरी को पानी में छोड़ देते हैं। तभी जलपरी कहती है, रानो चिड़िया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी ने मेरी जान बचाई। मैं आप सभी की सदा आभारी रहूंगी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। ये सुनकर रानो चिड़िया जलपरी से कहती है, हम तुम्हारे दोस्त हैं जलपरी, और दोस्तों का कर्तव्य है कि हमेशा अपने दोस्तों की सहायता करें। और वैसे भी तुमने भी तो मेरी जान उन शिकारी चील से बचाई थी, तो इसमें धन्यवाद की क्या बात। रानो चिड़िया, अगर कभी भी आप लोगों को मेरी जरूरत पड़े तो मैं जरूर आऊंगी। अभी मैं चलती हूँ, अलविदा दोस्तों। ये कहकर जलपरी वापस पानी में चली जाती है और बाकी सब पक्षी खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। जंगल में कुछ दिनों से जोरों से बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुड़िया चिड़िया जंगल से घूमकर घर लौटी तो वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसे देखकर उसकी माँ रानो चिड़िया उससे कहती है,
बेटा तू तो पूरी तरह से भीग गई है। बेटी रुक, मैं तेरे लिए कुछ सूखा कपड़ा लाती हूँ। माँ संभल कर, अभी आपके मटका लग जाता। अरे वो अंधेरा है ना, इसीलिए दिखाई नहीं दिया। पता नहीं लाइट फिर क्यों बंद हो गई है। कौन सी नई बात है माँ? इस जंगल में जब देखो बार बार बिजली गुल हो ही जाती है। कल सुबह की गई बिजली अभी तक नहीं आई है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हम कहीं और रहने चलते हैं। कब तक इस जंगल में रहेंगे? यहाँ बिजली बहुत परेशान करती है माँ, और बारिश में तो कई दिन बिजली बंद ही रहती है। हर साल बारिश के दिनों में हमें बिजली की कितनी परेशानी होती है। एक तो काम नहीं मिलता, ऊपर से हालात खराब हो रहे हैं वो अलग। नहीं बेटी, ये घर और ये जंगल छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। मैं इस जंगल में और इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। अब तो मेरी अर्थी भी इसी जंगल से उठेगी। अगर इस जंगल बिजली नहीं है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस परेशानी को झेल लूंगी, पर अपने जंगल और घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आज कह दिया तो कह दिया, ये बात अब न कहना बेटी। अपनी माँ की बातें सुनकर गुड़िया चिड़िया भावुक हो जाती है। भले ही गुस्से में उसने ये बात बोल दी थी, पर वो जानती थी जंगल से उसे भी बहुत प्यार है। गुड़िया चिड़िया जंगल में काम करती थी, पर वो दिमाग से बहुत होशियार थी। वो जंगल के एक छोटी सी चिड़िया की बस्ती में रहा करती थी, जहाँ बिजली की बहुत समस्या थी। इसी वजह से गुड़िया चिड़िया अक्सर परेशान रहा करती थी। वो जानती थी कि उसे ही अब कुछ करना पड़ेगा ताकि चिड़ियों की बस्ती से बिजली की समस्या दूर हो सके। उस समय वो चुप हो जाती है और थोड़ा बहुत खा पी कर वही घोंसले के पास बैठ जाती है। साधारण छोटे से घर में टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में गुड़िया चिड़िया बिजली की समस्या का समाधान खोजने के बारे में सोचती है। वो बाहर बरसती तेज बारिश को देख रही थी। तभी उसने एक उपाय लगाया और अगले दिन वो अपने दोस्तों से मिलती है। लाडो, क्या तुम जानती हो कि पानी से बिजली कैसे बनाई जाती है? तुम्हारा मतलब क्या है? बारिश तो एक तरह का पानी ही है, लेकिन मैंने पानी से बिजली नामक चीज के बारे में सुना है। पानी बिजली पैदा कर सकती है और बारिश से बिजली भी बन सकती है। जैसा तू सोच रही है वैसा हो पाएगा क्या? देख ले, मेरी मदद चाहिए तो मैं जरूर करूँगी। धन्यवाद, बस तुम मेरे साथ खड़े होकर मुझे हिम्मत देना। मैं इस काम को करने की पूरी कोशिश करूँगी। इस विचार से प्रभावित होकर गुड़िया चिड़िया ने एक योजना बनानी शुरू की। उसने एक छोटा उपकरण बनाने की योजना बनाई जो बारिश के पानी को पकड़कर उसे बिजली में बदल सके, और उसने बारिश के पानी की शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ये बात जब जंगल के पक्षी को पता चली तो वो अपनी बातें बनाने लगे। ये उस रानो की बेटी का फालतू का काम है। बस तुम फालतू ही मेहनत कर रही हो। इस बस्ती में कभी भी बिजली नहीं आ सकती। पिछड़ी हुई बस्ती है। हम लोगों ने किसी को बारिश से बिजली पैदा करते न देखा है न सुना है। अरे तुम सब उसका हौसला बढ़ाने के बदले उसे निराश करने में क्यों लगे हुए हो? एक बार कोशिश तो करने दो। मुझे पूरा विश्वास है मेरी दोस्त कर दिखाएगी। गुड़िया चिड़िया ने उनकी बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो अपने काम को पूरी मेहनत से करती रही। अगले दिन उसने अपने वर्षा जलित मशीन का नमूना तैयार किया। उसने बेकार पड़े धातु से पंखे बनाकर और अन्य चीजों को एकत्रित किया जिनका उपयोग वो अपने आविष्कार के लिए कर सकती थी। दिन हफ्तों में बदल गए और गुड़िया चिड़िया ने अपने आविष्कार पर बहुत मेहनत की। कुछ समय बाद उसने अपना आविष्कार पूरा किया। मैंने ये कर लिया। ये छोटा उपकरण बारिश के पानी का उपयोग कर सकता है और इसे बिजली में बदल सकता है। लेकिन क्या ये काम करेगा? मुझे विश्वास है। चलो जब बारिश आएगी तो इसे आजमाएंगे। और फिर रात में जब बारिश आने वाली थी तो गुड़िया चिड़िया अपने घर के बाहर बारिश से चलने वाली मशीन को रख दिया और उसे लाइट बल्ब से जोड़ दिया। उसने अपनी सांसें रोक ली और देखती रही। बारिश का पानी मशीन से तेजी से टकराने लगा और पंखे घूमने लगे और भी लाइट तेजी से चमकने लगी, जिससे उसके आसपास के घर रोशन हो गए। घर के बाहर रोशनी देखकर सभी बस्ती के पक्षी वहाँ इकट्ठे हो गए। कल तक जो इस काम को बेकार का काम कह रहे थे वो सब आज गुड़िया चिड़िया की तारीफ कर रहे थे। अरे वाह गुड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया बहन। अरे हम तो गलत थे गुड़िया चिड़िया, हमें माफ करना। तुमने हम सबके बारे में कितना सोचा, जो हमारी इस बिजली की परेशानी को दूर कर दिया। अब बारिश में भी इस बस्ती में बिजली आएगी। किसी को भी अंधेरे में रहना नहीं पड़ेगा। हमारी ये वर्षा जलित मशीन पूरे जंगल में बिजली देगी। गुड़िया चिड़िया के इस आविष्कार की खबर
पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई और पास के दूसरे जंगल के पक्षी उसे देखने आने लगे। वहीं एक लालची कालू कौवा सेठ ने जब मशीन के बारे में सुना तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि बस्ती के पक्षी तो गरीब है, गरीबी में आकर क्या पता वो मशीन उसे बेच दे। इसीलिए वो गुड़िया चिड़िया के पास गया और बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ये पानी से चलने वाली मशीन अच्छे दामों में खरीद सकता हूँ। मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा, इसे तुम मुझे बेच दो। फिर तुम आराम से इन पैसों की सहायता से नया घर और कुछ व्यापार कर सकती हो। अरे बस्ती वालों का क्या है, ये तो पहले भी थोड़ी बहुत बिजली से गुजारा कर रहे थे, तो अभी भी कर लेंगे। तुम अपना फायदा देखो। नहीं सेठ जी, मैंने इसे गरीब पक्षियों के फायदे के लिए बनाया है, न कि उनके दुख से लाभ कमाने के लिए। मैं इसे नहीं बेच सकती। दया करके आप यहाँ से चले जाएं। ये बात सुनकर कौवा सेठ गुस्से में आ गया। उसने गुड़िया चिड़िया की बनाई मशीन को नष्ट करने के लिए कुछ गुंडों को बुलाया और एक रात जब भारी बारिश हो रही थी तो सभी पक्षी नींद में सो रहे थे। उसी समय गुंडों ने पानी से चलने वाली मशीन को तोड़ दिया। अगले दिन टूटी हुई मशीन को देखकर गुड़िया चिड़िया और सभी बस्ती वाले वहाँ आ गए। मैं जानती हूँ ये सब किसने किया है। आप सब निराश मत हो। टूट गया है तो क्या हुआ, मैं एक बार फिर से नई मशीन का निर्माण करूँगी। आप सब मेरा साथ देंगे ना? हाँ, सब तुम्हारा साथ देंगे। सभी पक्षियों की मदद के साथ गुड़िया चिड़िया ने फिर से एक बार नई मशीन का निर्माण किया, जो पहले से ज्यादा मजबूत भी था और सुरक्षित भी था। बादल फिर से छा गए और बस्ती वाले इस पल को देखने के लिए उत्सुकता से रानो चिड़िया के घर के पास इकट्ठा हो गए। गुड़िया चिड़िया बारिश से चलने वाली मशीन को चालू कर दिया और सभी खुश हो गए। लाइट बल्ब पहले से ज्यादा चमकने लगा। गुड्डिया ने कालू कौवे को बता दिया, कौवा जितनी भी मशीन तोड़ दे पर उसके हुनर, मेहनत, काबिलियत को नहीं तोड़ सकता। गुड़िया चिड़िया के इस प्रयास से उसकी बस्ती की चिड़ियों में नई आशा और रोशनी आई। अपनी बेटी के सफलता और प्रयास को देखकर आज गुड़िया चिड़िया की माँ रानो चिड़िया भी बहुत खुश थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी गलत काम और चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलत काम का अंजाम हमेशा गलत होता है। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का एक बड़ा सा जहाज तैर रहा था। जहाज में एक शिकारी चील खड़ा होकर दूरबीन से चारों ओर देख रहा था। जब वो चील दूरबीन से देख रहा था तभी उसने देखा कि रानो चिड़िया का पैर मछली पकड़ने के जाल में फंस गया है और वो उड़ नहीं पा रही है और मदद की गुहार लगा रही थी। कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे कोई, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी वहाँ एक जलपरी आती है और वो रानो चिड़िया से कहती है, चिंता मत करो मेरी दोस्त, मैं तुम्हें जाल से मुक्त कर देती हूँ। तुम घबराओ नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी, जो तुम मेरी मदद करने यहाँ पर आई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। तभी उसी वक्त शिकारी